नमस्कार दोस्तों, वर्मा लॉ क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हमारे दोस्त आपको सत्यवीर जी का मुहावरा करवाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम वंस अगेन स्टूडेंट्स। आज लॉ क्लासेस के लिए हम जो करने वाले हैं वो एक्ट का नाम है सोशल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। ये जो एक्ट है ये महिलाओं के लिए खास तौर पर बनाया गया है। जो कामकाजी महिलाएं हैं, जो फैक्ट्रियों में, अन्य कार्यालयों में जो महिलाएं कार्य करती हैं, उनके हरासमेंट को रोकने के लिए ये एक्ट 2013 के अंदर बनाया गया। ये एक्ट का जो है 14 नंबर एक्ट है ये 2013 का, जो 22 अप्रैल 2013 से नोटिफाई हो गया था। और इस एक्ट का जो मुख्य उद्देश्य है वो मुख्य उद्देश्य है कि सेक्सुअल हरासमेंट कार्यस्थल के ऊपर महिलाओं का जो होती है उससे उनके बचाव के लिए, उनकी रोकथाम के लिए ये एक्ट खासतौर से भारत सरकार के द्वारा बनाया गया है। इस एक्ट के अंदर मोटे मोटे जो है ये एक छोटा ही एक्ट है जिसके अंदर लगभग 30 सेक्शन हैं। और ये एक्ट के अंदर 30 सेक्शन जो हैं वो 8 चैप्टर्स के अंदर डिवाइड किए गए हैं सारे। ठीक है, पहला जो चैप्टर है वो प्रीलिमिनरी चैप्टर है। इसके अंदर 3 सेक्शन है। इसके अंदर जो मेन बताया गया है कि ये एक्ट कब लागू हुआ, किस एरिया में लागू होता है, डेफिनेशन क्या क्या है, और प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट किस प्रकार से हो जाएगा। दूसरा जो चैप्टर है उसके अंदर जो जिक्र किया गया है वो है कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है उसको किस प्रकार से गठित किया जाएगा कार्यस्थल के अंदर, वो इसमें सेक्शन 4 है। तीसरा जो चैप्टर है उसके अंदर ये डिस्कस किया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोकल कंप्लेंट कमेटी को कैसे कॉन्स्टिट्यूट करना है। इसके अंदर 4 सेक्शन हैं। सेक्शन 5 से लेकर सेक्शन 8 तक है। उसके बाद जो चौथा चैप्टर है उसके अंदर कंप्लेंट के बारे में जिक्र किया गया है कि कंप्लेंट के क्या प्रावधान रहेंगे। इसके अंदर 3 सेक्शन हैं, 9, 10 और 11 नंबर सेक्शन हैं। उसके बाद में चैप्टर जो है 5वां चैप्टर है। इसके अंदर इंक्वायरी इनटू द कंप्लेंट, जो कंप्लेंट आई है उसके अंदर इंक्वायरी किस प्रकार से की जाएगी। ठीक है, इसके अंदर जो सेक्शन है 12 से लेकर 18 तक सेक्शन है। और उसके अगला जो है छठा चैप्टर जो है वो ड्यूटीज़ ऑफ एम्प्लॉयर है कि जो नियोक्ता है उसकी क्या ड्यूटी रहेंगी। ये इसमें पर्टिकुलर एक ही सेक्शन है, सेक्शन 19 है। ठीक है, उसका जो अगला चैप्टर आता है वो आता है 7वां चैप्टर। 7वां चैप्टर में ड्यूटीज़ एंड पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है कि जो जिला का अधिकारी होगा उसकी क्या ड्यूटी है, क्या उसके पावर्स हैं, ये सेक्शन 20 के अंदर बताया गया है। और जो लास्ट चैप्टर इस एक्ट का है वो है चैप्टर 8। चैप्टर 8 में जो है वो मिसलिनियस सेक्शंस हैं, जो इस ऊपर जो कवर नहीं किए गए, जो बचे खचे रह जाते हैं, मिसलिनियस के अंदर आ जाते हैं। उसमें सेक्शन 21 से लेकर सेक्शन 30 तक के जो सेक्शंस हैं वो मिसलिनियस के अंदर कवर किए जा सकते हैं। तो आज जिक्र करेंगे हम चैप्टर 1 के बारे में। जो चैप्टर 1 है वो प्रीलिमिनरी है। प्रीलिमिनरी में ये जो एक्ट है, इस एक्ट को सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन रिड्रेसल एक्ट 2013 कहा गया है। ये एक्ट जो है पूरे भारत के अंदर लागू है। ये एक्ट जो है वो जिस दिन भी नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गजट के अंदर नोटिफाई कर दिया था उसी दिन से ये एक्ट लागू है। यानी कि 22 अप्रैल 2013 से ये एक्ट पूरे भारत के अंदर लागू है। इसके सेक्शन 2 के अंदर हैं, उसमें डेफिनेशंस कवर की गई हैं। मेन जो डेफिनेशन है वो एग्रीव्ड वुमेन के बारे में डेफिनेशन है। एग्रीव्ड वुमेन के बारे में ये कहा गया है कि किसी भी कार्यस्थल पर कोई भी औरत, कोई भी महिला जिसकी ऑफ एज वेदर एम्प्लॉयड और नॉट, कोई भी महिला कार्य कर रही है, नियुक्ति पाई हुई है या नहीं नियुक्ति पाई हुई, इन रिलेशन टू वर्क प्लेस ए वुमेन ऑफ एनी एज वेदर एम्प्लॉयड और नॉट हु अलेज्ड टू हैव बीन सब्जेक्टेड टू एनी एक्ट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट बाय द रिस्पोंडेंट। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी महिला कोई कार्यस्थल के अंदर, चाहे वो नियुक्त है चाहे वो नियुक्त नहीं भी है, अगर उसके साथ में कोई सेक्सुअल हरासमेंट हो जाता है तो वो महिला एग्रीव्ड वुमेन की परिभाषा में आएगी। दूसरा वो कहता है
in relation to dwelling place or house, a woman of any age who is employed in such a dwelling house or place। तो ये कहता है किसी भी घर के अंदर या जिस घर के अंदर कार्य हो रहा है, जिस घर के अंदर रिहायशी घर है, उस घर के अंदर अगर कोई भी महिला है, चाहे उसकी कोई भी उम्र चाहे कितनी ही हो, उम्र का इसमें कोई मतलब नहीं है, अगर उसके साथ हरासमेंट होता है तो वो भी एग्रीव्ड वोमेन की परिभाषा में कवर होती है। दूसरी जो डेफिनेशन इन्होंने दी है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब है इन रिलेशन टू वर्क प्लेस विच एस्टैब्लिश्ड, ओन्ड, कंट्रोल्ड और होली और सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय फंड प्रोवाइडेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशंस, द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द स्टेट गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट। ये कहता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब ये है कि किसी भी कार्यस्थल के मामले में अगर कोई जो संस्थान है वह कंट्रोल किया जाता है या उसका मालिकाना हक जो है वो पूर्ण रूप से या उसका आंशिक हिस्सा डायरेक्ट रूप से चाहे वो इनडायरेक्ट रूप से अगर केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है तो उस मामले में केंद्र सरकार अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहलाएगी। और अगर यूनियन टेरिटरी के अंदर आता है, यूनियन टेरिटरी की उसमें इन्वॉल्वमेंट है, तो उसमें यूनियन टेरिटरी है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहलाएगी। इसके साथ साथ अगर कोई राज्य सरकारों का मसला उसमें आता है तो उस मामले में राज्य सरकार जो है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहलाएगी। इसके बाद के अंदर जो ये कहता है कि चेयरपर्सन की इसमें परिभाषा दी है। चेयरपर्सन का मतलब है चेयरपर्सन लोकल कंप्लेन कमेटी नॉमिनेटेड अंडर सब सेक्शन आई ऑफ द सेक्शन 7। जो सेक्शन 7 के सब सेक्शन आई के अंदर जो लोकल कंप्लेंट कमेटी दी गई है उसके चेयरपर्सन से मतलब है यहाँ चेयरपर्सन डेफिनेशन। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का मतलब है जो भी सेक्शन 5 के अंदर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर नॉमिनेट किया जाएगा उसका मतलब है उसकी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर वो कहलाएगा। डोमेस्टिक वर्कर का मतलब होता है वोमेन हु इज एम्प्लॉयड टू डू द हाउस होल्ड वर्क इन एनी हाउस होल्ड और रेन्यूमरेशन वेदर in case or kind either directly or through any agency or a temporary, permanent, part-time, full-time basis but does not include any member of the family of the employer। डोमेस्टिक वर्कर का मतलब है कोई भी घर में काम करने वाली घरेलू महिला, चाहे वह परमानेंट कार्य करती है उस घर के अंदर, चाहे वो किसी एजेंसी के थ्रू एम्प्लॉय है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट ठेके पर एम्प्लॉय है, चाहे वह तनख्वाह महीने की लेती है, चाहे वह तनख्वाह रेन्यूमरेशन नगद न लेती हो बल्कि उसके दूसरे काइंड के ऊपर वो निर्भर कर रही हो, यानी कि उसका एवज के अंदर उसके मालिक जो है उसको कुछ और देते हो, अनाज दे देते हो या कुछ और इस प्रकार का नगद उसको तनख्वाह न मिलती हो, वो सारी महिलाएं जो है वो सारे वो डोमेस्टिक वर्कर के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। और इसके अंदर जो एम्प्लॉयर है जो उसको नियुक्ति दे रहा है उसके फैमिली के जो सदस्य हैं वो इसमें डोमेस्टिक वर्कर में शामिल नहीं होंगे। एम्प्लॉय के बारे में ये कह रहा है, एम्प्लॉय का मतलब है कोई भी व्यक्ति जो कि नियुक्ति है किसी भी कार्यस्थल पर जिसकी नियुक्ति है किसी भी काम करने के लिए, चाहे वह रेगुलर है, चाहे वो टेम्परेरी है, चाहे वो अडोक है, चाहे डेली वेज वाला है, दिहाड़ी मजदूरी वाला है, चाहे वो सीधे रूप से है या चाहे वो किसी एजेंट के माध्यम से उसकी नियुक्ति हुई है, चाहे वो किसी ठेकेदार के माध्यम से उसकी नियुक्ति हुई है, जिसमें कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो है उसको इसकी नॉलेज है, चाहे नॉलेज नहीं है, ठीक है, चाहे नॉलेज है चाहे नॉलेज नहीं है, दोनों बातें हैं। वेदर फॉर रिन्यूमरेशन और रोट, चाहे उसको नगद में पैसा तनख्वाह दी जा रही है चाहे नहीं दी जा रही है, और वर्किंग ऑन ए वॉलेंट्री बेसिस और अदरवाइज, या जो अपनी मर्जी से कार्य कर रहे हैं, वेदर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड एंड इंक्लूड ए को वर्कर, ए कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, प्रोबेशनर ट्रेनी, अप्रेंटिस और कॉल्ड बाय एनी अदर सच नेम। वो कहता है चाहे उनको कोई भी नाम दिया गया हो,
चाहे उनको को वर्कर का नाम दिया गया हो, चाहे उनको कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का नाम दिया गया हो, चाहे प्रोबेशनर का नाम दिया गया हो, चाहे उनको ट्रेनिंग का कहलाया गया हो, चाहे उनको अप्रेंटिस कहा गया हो, वो सारे के सारे एम्प्लॉय के अंदर काउंट होंगे, उनका एम्प्लॉय की परिभाषा के अंदर वो निहित होंगे सारे के सारे। एम्प्लॉयर का मतलब आगे इसने अगली डेफिनेशन ली है एम्प्लॉयर की। एम्प्लॉयर का मतलब होता है इन रिलेशन टू एनी डिपार्टमेंट, किसी भी महकमे में, किसी भी संस्थान में, किसी भी अंडरटेकिंग में, किसी भी एस्टैब्लिशमेंट में, किसी भी एंटरप्राइजेज में, इंस्टीट्यूशंस के अंदर, ऑफिस में, ब्रांच में, यूनिट के अंदर, या अप्रोप्रिएट सरकार की कोई यूनिट है या लोकल अथॉरिटी की कोई यूनिट है, तो हेड ऑफ द जो डिपार्टमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन, अंडरटेकिंग, एस्टैब्लिशमेंट, एंटरप्राइजेज का, इंस्टीट्यूशन, ऑफिस का, ब्रांच का या गवर्नमेंट ऑफिस का, वो लोकल अथॉरिटी का जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो एम्प्लॉयर कहलाएगा। इन द केस में बी बाई ऑर्डर स्पेसिफाई इन बिहाफ, उसके बिहाफ के ऊपर कोई ऑर्डर जारी किया गया है तो वो उसका एम्प्लॉयर कहलाएगा। आगे कहता है किसी भी कार्य स्थल के ऊपर नोट कवर्ड अंडर सब क्लोज आई, जो कोई कार्यस्थल सब क्लोज आई के अंदर जो नहीं कवर हो रहा है, एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर दी मैनेजमेंट, सुपरविजन, कंट्रोल ऑफ द वर्क प्लेस, तो वो प्रत्येक व्यक्ति जो मैनेजमेंट कर रहा है, जो सुपरविजन कर रहा है या उस वर्क प्लेस को जो कंट्रोल कर रहा है, दिशा निर्देश दे रहा है, वो सारे के सारे जो है एम्प्लॉयर कहलाएंगे। एम्प्लॉयर की परिभाषा में वो आएंगे। आगे जो इसके अंदर ज़्यादा और डेफिनेशन जो है वो एक सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन है। सेक्सुअल हरासमेंट की ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसके अंदर कहता है सेक्सुअल हरासमेंट का मतलब है इट इंक्लूड एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग अनवेलकम एक्ट और बिहेवियर वेदर डायरेक्टली और बाय इम्प्लीकेशन नेमली, तो कहता है जो नीचे दिए जा रहे कोई भी कार्य हैं अनवेलकम, जिसका स्वागत योग्य कार्य जो नहीं है, वो सारे के सारे सेक्सुअल हरासमेंट में कवर किए जाएंगे। इसके अंदर जो पहला आ रहा है वो कहता है कि फिजिकल कांटेक्ट एंड एडवांसेस, किसी भी महिला के साथ में उसके फिजिकल कांटेक्ट करना जो है वो इसके अंदर आएगा। ए डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर, सेक्सुअल फेवर करने की अगर किसी महिला से हम कोई डिमांड करते हैं तो वो भी इसके अंदर शामिल होगा। मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, कोई रंगीन रिमार्क्स की मार्क्स करके हम किसी महिला को दिखाते हैं, ठीक है, सेक्स के संबंधित, तो वो भी इसके अंदर काउंट होगा। शोइंग पोर्नोग्राफी, ठीक है, नग्न फिल्में, नग्न तस्वीरें अगर पोर्नोग्राफी हम दिखा देते हैं तो वो इसके अंदर काउंट होंगी सेक्सुअल हरासमेंट में। आगे कहता है एनी अदर अनवेलकम फिजिकल, वर्बल और नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर, ऐसा कोई भी सेक्सुअल कार्य जो चाहे फिजिकल रूप में हो, चाहे वो जबानी रूप में हो, चाहे बगैर जबानी इशारों के रूप में हो, वो सारे के सारे जो है सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर कवर किए जाएंगे। वर्क प्लेस के बारे में जो परिभाषा इसने दी है, वर्क प्लेस के अंदर वो कहता है कि सारे डिपार्टमेंट, संस्थान, अंडरटेकिंग, एस्टैब्लिशमेंट, इंटरप्राइजेज, इंस्टीट्यूशन, ऑफिस, ब्रांच और यूनिट विच इज एस्टैब्लिश्ड, ओन्ड, कंट्रोल्ड, पूरी तरह से जो सरकार के द्वारा है या दूसरे संस्थान है, प्राइवेट के द्वारा है, वो सारे कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा है, वो इसमें इंक्लूड, वर्क प्लेस में इंक्लूड किए जाएंगे। आगे कहता है प्राइवेट सेक्टर की जो संस्थान है, प्राइवेट जो वेंचर है, प्राइवेट अंडरटेकिंग है, प्राइवेट एंटरप्राइजेज है, इंस्टीट्यूशंस है, प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट है, प्राइवेट सोसाइटी है, ट्रस्ट है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिट्स हैं और सर्विस प्रोवाइड करने वाले जो संस्थान हैं, ठीक है, जो कॉमर्शियल, प्रोफेशनल, वोकेशनल, एजुकेशनल, इंटरटेनमेंटल या इंडस्ट्रियल, हेल्थ सर्विसेज, फाइनेंशियल एक्टिविटी जो चलाते हैं या जो प्रोडक्शन का कार्य करते हैं, सप्लाई का कार्य करते हैं, सेल का कार्य करते हैं या गुड्स की डिस्ट्रीब्यूशन और सर्विसेज का कार्य करते हैं, वो सारे के सारे वर्क प्लेस में कहलाएंगे। हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स हैं, वो भी वर्क प्लेस की परिभाषा में शामिल होते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन, स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कंपटीशंस और गेम वेन्यू जो है, संस्थान स्थल जो हैं, वेदर, चाहे उनमें वो रिहायशी स्थल हैं, चाहे वो रिहायशी स्थल नहीं हैं, ठीक है, चाहे वो ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ के लिए,
ठीक है, वो सारे के सारे वर्क प्लेस कहलाएंगे। और आगे ये कहता है एनी प्लेस विजिटेड बाय द एम्प्लॉई arising out of during the course of employment including transportation by the employer for undertaking such journey। तो कहता है नियुक्ति के दौरान अगर कोई कर्मचारी किसी भी जगह पर जाता है, ठीक है, और वो अगर नियोक्ता के द्वारा भेजा जाता है और अगर उस ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी उसके अंदर शामिल है तो वो भी वर्क प्लेस की परिभाषा के अंदर शामिल किया जाएगा। आगे ये जो ड्वेलिंग हाउस है, रिहायशी क्षेत्र है, वो भी वर्क प्लेस के अंदर शामिल किया जाएगा। आगे इसने जो परिभाषा दी है दूसरी वो है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स की जो परिभाषा है इन रिलेशन टू वर्क प्लेस, उसका मतलब है कि कोई भी इंटरप्राइजेज ओन्ड बाय इंडिविजुअल, किसी भी एक व्यक्ति के द्वारा अगर कोई इंटरप्राइजेज रन की जाती है, उसका मालिक अगर कोई एक व्यक्ति होता है या सेल्फ एम्प्लॉयड कोई वर्कर है, खुद की जैसे दुकान उसने खुद ने सेल्फ एम्प्लॉयड करके उसने कोई फैक्ट्री लगा रखी है या छोटे इंटरप्राइज लगा रखी है, एंड एंगेज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ सेल, उसमें से कोई वो ऐसी वस्तुएं बना रहा है जिसे बेची जा सकती है, ऐसी गुड्स बना रहा है या ऐसी कोई सर्विसेज दे रहा है, ठीक है, सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है, तो वो सारी के सारे जो है अनऑर्गेनाइज्ड के वहाँ पर जितने भी काम करने वाले हैं वो भी वर्क प्लेस के अंदर शामिल होंगे। आगे सेक्शन जो 3 है उसके अंदर ये बता रहा है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। सेक्सुअल हरासमेंट को रोका किस तरह से जाए, तो उसमें ये 2 सब सेक्शंस हैं। पहले सब सेक्शन के अंदर कहता है नो वोमेन शैल बी सब्जेक्टेड टू सेक्सुअल हरासमेंट एट एनी वर्क प्लेस। किसी भी महिला को किसी भी कार्यस्थल पर जो है सेक्सुअल हरासमेंट के लिए नहीं कहा जाएगा किसी भी सूरत में। सब सेक्शन 2 के अंदर ये कह रहा है कि जो फॉलोइंग सरकमस्टेंसेस, जो नीचे दी गई हालात हैं, अमंग अदर सरकमस्टेंसेस इफ इट अकर्स और इज प्रेजेंट इन रिलेशन टू और कनेक्टेड विद एनी एक्ट और बिहेवियर ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट मे अमाउंट टू सेक्सुअल हरासमेंट। इसने ये कहा है कि इम्प्लाइड और एक्सप्लाइड प्रोमिस ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इन द एम्प्लॉयमेंट। वो कहता है कि अगर किसी महिला के साथ हम ऐसा नियुक्ति देने के लिए भी आपको प्राथमिकता के तौर पर हम नौकरी लगा लेंगे, ये ऐसा एम्प्लॉयड रूप में या एक्सप्लिक्ट प्रोमिस अगर किसी के साथ हम वादा करते हैं, ठीक है, तो वो भी जो है इसके अंदर आएगा। दूसरा कहता है एम्प्लॉय एंड एक्सप्लॉइड ट्रीट ऑफ डेट्रीमेंटल ट्रीटमेंट इन द एम्प्लॉयमेंट। अगर किसी के कार्यस्थल के ऊपर हम किसी के साथ बुरा बर्ताव करते हैं सीधे तौर पर या इनडायरेक्ट रूप में, तो वो भी इसके अंदर आएगा। एम्प्लॉयड और एक्सप्लॉइड थ्रीट अबाउट हर प्रेजेंट और फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। अगर किसी से वर्तमान उसका जो एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस है या भविष्य में आने वाले दिनों के अंदर कोई स्टेटस है एम्प्लॉयमेंट का, ठीक है, तो वो भी इसके अंदर शामिल हो जाएगा, चाहे वो डायरेक्ट रूप में चाहे इनडायरेक्ट रूप में है, ठीक है। ह्यूमिलेटिंग ट्रीटमेंट लाइकली टू अफेक्ट हर हेल्थ और सेफ्टी। किसी भी महिला की अगर स्वास्थ्य की और उसकी सुरक्षा के ऊपर अगर कोई सुरक्षा को तोड़ने वाले अगर कोई ट्रीटमेंट अगर किया जाता है तो वो भी इसके अंदर प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर शामिल किया जाएगा। आगे कहता है इंटरफेरेंस विद हर वर्क और क्रिएटिंग एंड इंटरमीडिएटिंग और ऑफेंसिव और हॉस्टाइल वर्क इन्वायरमेंट फॉर हर। अगर किसी भी महिला को हम कोई भी उनको बंधुआ बना करके अगर हम कोई कार्य करवा रहे हैं, ठीक है, या ऑफेंसिव कोई कार्य करवा रहे हैं, ठीक है, तो वो भी सारा जो है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर शामिल किया जाएगा। जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है इसके अंदर एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो कोई भी उस डिपार्टमेंट के उस कार्यस्थल की जो सीनियर महिला वर्कर होगी, जो नियुक्त कर्मचारी होगी, वो इसकी प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगी। जहाँ पर भी अगर सीनियर महिला वर्कर जो है कोई महकमे के अंदर अगर अवेलेबल नहीं है तो उस केस के अंदर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो नॉमिनेट किया जाएगा। उन प्रबंध अधिकारियों में से जो एडमिनिस्ट्रेटिव का काम करते हैं उस वर्क प्लेस के अंदर,
ठीक है, उनमें से सीनियर जो अधिकारी है उसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर नॉमिनेट किया जाएगा। आगे कहता है ये एक्ट कि इन केस अदर ऑफिसर और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ वर्क प्लेस डू नॉट हैव ए सीनियर लेवल वोमेन एम्प्लॉई, अगर उस वर्क प्लेस के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव कोई अगर सीनियर महिला कर्मचारी अगर नहीं है तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो नॉमिनेट किया जाएगा उस डिपार्टमेंट से, उस संस्थान के दूसरे कर्मचारियों में से जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर नॉमिनेट किया जाएगा। आगे जो सब सेक्शन बी में कहता है नो लेस देन 2 मेंबर फ्रॉम अमंगस्ट एम्प्लॉय प्रेफरेबली कमेटी टू दी काज ऑफ वोमेन और हु हैव हैड एक्सपीरियंस इन सोशल वर्क और हैव लीगल नॉलेज। तो कहता है कम से कम 2 मेंबर उन कर्मचारियों में से लेने हैं जिनको कि सामाजिक कार्य की या कानूनी जिनको नॉलेज हो, उन लोगों को कम से कम 2 मेंबर नियुक्त करने हैं। आगे ये कहता है कि 1 मेंबर जो है वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो गैर सरकारी संस्थान हैं उनमें से 1 मेंबर को नियुक्ति करनी है इस कमेटी में, प्रेफरेबली कमेटी टू द काज ऑफ वोमेन और हु हैव हैड एक्सपीरियंस इन सोशल वर्क और हैव लीगल नॉलेज। तो उसमें कहता है प्रेफरेबली ये महिलाओं में से होनी चाहिए या ऐसी महिला होनी चाहिए जिसको कि सामाजिक कार्य का या कानूनी नॉलेज जिसको हो, उस महिला को कम से कम 1 सदस्य उनमें से लेना है जो कि गैर सरकारी संस्थान है उसमें से। आगे कहता है 1 मेंबर फ्रॉम अमंगस्ट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन कमेटी टू बी काज ऑफ वोमेन और ए पर्सन फेमिलियर विद इश्यू रिलेटिंग टू सेक्सुअल हरासमेंट। कहता है 1 सदस्य जो है वो गैर सरकारी संस्थान से या एसोसिएशन संगठन से लेना है जिसमें प्रेफरेबली जो है महिला होनी चाहिए जिसको कि पूर्ण रूप से सेक्सुअल हरासमेंट का संबंधित जो इश्यूज हैं उनके अंदर उसको तजुर्बा हो, उसके अंदर उसको एक्सपीरियंस हो, ऐसे 1 मेंबर को उनमें शामिल करना है। इस प्रकार से इस जो ये कमेटी है इसके अंदर 1 प्रिजाइडिंग ऑफिसर हो गए और 2 मेंबर्स और 1 मेंबर, 3 मेंबर्स कुल हो गए हैं। 2 मेंबर्स जो एम्प्लॉय के अंदर से लिए जाएंगे, 1 मेंबर जो है वो गैर सरकारी संस्थान सोसाइटी से लिए जाएगा। ठीक है, सब सेक्शन 3 के अंदर कहता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर एंड एवरी मेंबर ऑफ इंटरनल कमेटी शेल होल्ड ऑफिस फॉर सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स। तो कहता है जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर और इस कमेटी के जो इंटरनल कमेटी बनी है इसके जो मेंबर्स हैं वो जो अपना कार्यभार है वो कम से कम 3 साल का उनका कार्यकाल होगा, 3 साल से ऊपर का उनका कार्यकाल नहीं होगा। और ये कार्यकाल की जो तारीख है फ्रॉम द डेट ऑफ देयर नॉमिनेशन एज में बी स्पेसिफाइड बाय द एम्प्लॉयर, जो नियोक्ता के द्वारा जिस दिन से उनको नॉमिनेट कर दिया जाएगा कार्यकाल उनका उसी दिन से शुरू हो जाएगा। सब सेक्शन 4 के अंदर कहता है मेंबर अपॉइंटेड फ्रॉम अमंगस्ट द नॉन गवर्नमेंट एसोसिएशंस और organizations shall be paid such fees or allowance for holding the proceeding of internal committee by the employer as may be prescribed। तो कहता है कि जो गैर सरकारी संस्थान से जो सदस्य लिए जाएंगे या संगठन से जो सदस्य गैर सरकारी संगठन से जो सदस्य लिए जाएंगे उनको उतना ही अलाउंस, उतनी ही उनको रिन्यूमरेशन पेमेंट दी जाएगी जितना कि नियोक्ता के द्वारा उस नोटिफिकेशन के अंदर बताया गया है, प्रिस्क्राइब किया गया है, उतनी उनको रिन्यूमरेशन दी जाएगी ताकि वो उसकी प्रोसीडिंग चलाएं, उस वक्त उनको इतना रिन्यूमरेशन दिया जाएगा। सब सेक्शन 5 के अंदर कहा गया है वेयर द प्रिजाइडिंग ऑफिसर और एनी मेंबर ऑफ इंटरनल कमेटी कॉन्ट्रावेंस द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 16 और हैज बीन कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस और एनी इंक्वायरी इनटू एन ऑफेंस under any law for the time being in force is pending against him or he has been found guilty in any disciplinary proceeding or disciplinary proceeding is pending against him has so abused his positions as to render the continuance in office prejudice to the public interest
such presiding officer or member as the case may be shall be removed from the committee and the vacancy so created or any casual vacancy shall be filled by the fresh nominations in accordance with the provisions of these sections। तो इसके अंदर कहता है कि कोई भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर और उस कमेटी का कोई भी मेंबर है, अगर वो इस सेक्शन के 16 को अगर कॉन्ट्रीब्यूट करता है, यानी कि अगर इस सेक्शन 16 का उल्लंघन करता है या वो कोई भी ऑफेंस के अंदर कन्विक्ट किया गया है या कोई भी इंक्वायरी के अंदर वो कन्विक्ट कर दिया गया है किसी भी कानून के द्वारा, जो टाइम बिंग कोई भी कानून इन्फोर्सेबल है या उसकी जो इन्फोर्स है वो पेंडिंग है उसके खिलाफ में, या वो गिल्टी पाया जाता है या डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के अंदर या डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग जो है उसके खिलाफ पेंडिंग है, या वो अपनी पोजीशन का अब्यूज करता है, अपनी पोजीशन का अब्यूज करता है मतलब अपनी पोजीशन को नाजायज फ़ायदा अगर वो उठाता है, ठीक है, तो उसको ऐसे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है और मेंबर्स है उनको लोक हित में पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर जो है अपनी पोजीशन पर बने रहने का हक नहीं है, उन्हें हटा दिया जाएगा ऐसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर को और ऐसे मेंबर को उसी समय से उस कमेटी से हटा दिया जाएगा और जो वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी उसे जो है फ्रेश नॉमिनेशंस के प्रावधानों, इस एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप, प्रोविजन के अनुरूप जो है उस वैकेंसी को भरा जाएगा। आगे इसी के जो तीसरा चैप्टर है उसके अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोकल कंप्लेंट कमेटी के बारे में बात की गई है। पहले जो सेकंड चैप्टर के अंदर हमने बात की थी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की, और जो इस थर्ड चैप्टर में हम बात कर रहे हैं लोकल कंप्लेंट कमेटी की। तो लोकल कंप्लेंट कमेटी है उसके अंदर जो सेक्शन 5 है वो नोटिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के बारे में बात करता है। वो कहता है कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो नोटिफिकेशन जारी करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर और एज कलेक्टर एज ए डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट टू एक्सरसाइज पावर टू डिस्चार्ज फंक्शन अंडर दिस एक्ट। तो कहता है कि इस एक्ट के तहत किसी भी जो सरकार, इस एक्ट के तहत जो सरकार है वह किसी भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या डीसी को या कलेक्टर को जो है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर नियुक्त कर सकती है। आगे सेक्शन 6 के अंदर कहता है कॉन्स्टिट्यूशंस एंड जुडिकेशंस ऑफ लोकल कमेटी। लोकल कमेटी को कैसे बनाया जाएगा और उसकी क्या जुडिक्शन रहेगी, उसका क्षेत्र क्या रहेगा कार्य करने का। तो इसके अंदर फर्स्ट के अंदर कहता है कि प्रत्येक जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है वो एक शैल कॉन्स्टिट्यूट इन द डिस्ट्रिक्ट कंसर्न ए कमेटी टू बी नोन एज लोकल कमेटी। प्रत्येक जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है वो एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेगा उस पर्टिकुलर जिले के अंदर जिसे हम लोकल कमेटी कहेंगे, ठीक है। उसका मुख्य काम होगा कि जो कंप्लेन प्राप्त हो रही है उनको रिव्यू करना है, जो सेक्सुअल हरासमेंट के संबंधित कंप्लेन है या एस्टैब्लिशमेंट से जो कंप्लेन आ रही है सेक्सुअल हरासमेंट के संबंधित उनको रिव्यू करना है। Where the internal committee has been constituted due to having less than 10 workers or if the complaint is against the employer himself। तो वो जो इंटरनल कंप्लेन कमेटी है वो कहते हैं जिस भी संस्थान के अंदर कम से कम 10 लोग कार्य करते हैं, ऐसी जगहों से अगर कोई कंप्लेन आती है या नियोक्ता के द्वारा खुद के द्वारा हरासमेंट करने की कोई कंप्लेन आती है तो उसे ये कमेटी जो है रिव्यू करेगी और उसी के ऊपर ये कमेटी अपने निर्णय लेगी। सब सेक्शन 2 में कहता है जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर शेल डेजिग्नेट 1 नोडल ऑफिसर इन एवरी ब्लॉक, तालुका, तहसील इन रूरल और ट्राइबल एरियाज एंड वार्ड और म्युनिसिपलिटीज इन द अर्बन एरियाज टू रिसीव कंप्लेन एंड फॉरवर्ड द सेम टू दी कंसर्न लोकल कमेटी विद इन ए पीरियड ऑफ 7 डेज। तो सब सेक्शन 2 के अंदर कहता है कि प्रत्येक जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है वह ब्लॉक लेवल पर गाँव के अंदर और तहसील लेवल के ऊपर एक नोडल अधिकारी, नोडल ऑफिसर की नियुक्ति करेगा जिसका मुख्य काम होगा कि उस क्षेत्र के लोगों की वो जो कंप्लेन है उसे प्राप्त करके 7 दिन के अंदर अंदर उस कंप्लेन को लोकल कमेटी के पास डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भेजे।
सब सेक्शन 3 के अंदर बताया गया है कि जुडिकेशन ऑफ लोकल कमेटी शेल एक्सटेंड टू द एरिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट वेयर इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड। तो जो इसकी जुडिकेशन है वो उसका जो न्याय क्षेत्र है वो पर्टिकुलर एक जिला रहेगा, जितना जिले का एरिया है उसका न्याय क्षेत्र कहलाएगा। सब आगे सेक्शन 7 के अंदर कहता है कंपोजिशन, टेन्योर एंड अदर टर्म एंड कंडीशन ऑफ लोकल कमेटी। तो लोकल कमेटी कैसे, कौन कौन उसमें सदस्य होंगे, कितना उसका कार्यकाल होगा, क्या उसकी टर्म एंड कंडीशंस रहेंगी, उसके बारे में सेक्शन 7 बताता है। जो लोकल कमेटी है वो उसमें डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के द्वारा मेंबर्स की नियुक्ति की जाएगी। उसके अंदर जो पहला होगा वो चेयरपर्सन जो नियुक्त किया जाएगा, और जो चेयरपर्सन होगा वो एमिनेंट वोमेन में से, बुद्धिजीवी महिला में से नियुक्त की जाएगा। और ऐसी बुद्धिजीवी महिला को नियुक्त किया जाएगा जिसको कि सामाजिक कार्य का पूरा ज्ञान है और जो महिलाओं के क्षेत्र में कार्य कर रही है। एक मेंबर जो है वो नॉमिनेट किया जाएगा फ्रॉम द वोमेन वर्किंग इन ब्लॉक। जो महिलाएं ब्लॉक सतर पर, तहसील सतर पर या तालुका सतर पर जो महिलाएं कार्य कर रही हैं, वार्ड सतर पर या नगर परिषद के अंदर जो महिलाएं कार्य कर रही हैं, उनमें से एक महिला मेंबर का इसमें नियुक्ति की जाएगी। 2 मेंबर जो हैं वो नियुक्त किए जाएंगे ऑफ हुम एटलीस्ट 1 शैल बी वोमेन। उन 2 आदमियों में से जो मेंबर नियुक्त किए जाएंगे उनमें से कम एक महिला होनी चाहिए। टू बी नॉमिनेटेड फ्रॉम अमंग सच नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन। तो उन्हें गैर सरकारी संस्थान या गैर सरकारी संगठन में से नियुक्त किए जाएंगे 2 मेंबर, जिसमें से कम एक महिला होनी चाहिए। और ऐसे मेंबर जो है उनको कम से कम तजुर्बा होना चाहिए सेक्सुअल हरासमेंट के संबंधित जो केस आ रहे हैं उनसे डील करने का, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट एटलीस्ट वन ऑफ द नॉमिनीज शुड प्रेफरेबली हैव ए बैकग्राउंड इन लॉ और लीगल नॉलेज। और इन 2 में से कम एक जो सदस्य है उसको कम से कम कानूनी रूप का उसका बैकग्राउंड, उसका कानूनी रूप का से उसको ज्ञान होना चाहिए, और या उस कानून जानने वालों के क्षेत्र से वो आदमी आना चाहिए। प्रोवाइडेड फर्दर दैट एट लीस्ट वन ऑफ द नॉमिनी शैल बी वोमेन बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लास और माइनॉरिटी कम्युनिटी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो आगे ये बताया गया कि इनमें से कम एक मेंबर है वो या तो शेड्यूल कास्ट से होना चाहिए, या शेड्यूल ट्राइब से होना चाहिए, या बैकवर्ड क्लास में से होना चाहिए, या अल्पसंख्यक समुदाय में से होना चाहिए, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा समय समय पर दिशा निर्देशों के अनुसार जो इनके अंदर आते हैं उनमें से एक सदस्य कम से कम होना चाहिए। आगे सब सेक्शन डी के अंदर कहा गया है कि द कंसर्न्ड ऑफिसर डीलिंग विद सोशल वेलफेयर और वोमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन द डिस्ट्रिक्ट शैल बी मेंबर एक्स ऑफिशियो। तो वो कहता है कि जो जिले के अंदर वो सोशल वेलफेयर और वोमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जो शिशु डेवलपमेंट के अंदर कोई वोमेन अधिकारी है उसे एक्स ऑफिशियो एक इसमें सदस्य जो है नॉमिनेट ऑटोमेटिक कर दिया जाएगा। सब सेक्शन 2 के अंदर कहा गया है दी चेयरपर्सन एंड एवरी मेंबर ऑफ लोकल कमेटी शेल होल्ड ऑफिस फॉर सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर। तो जो कहता है चेयरपर्सन और जो दूसरे सदस्य हैं लोकल कमेटी के, उनका कम से कम कार्यकाल जो है 3 साल तक का होगा। 3 साल से ऊपर का उनका कार्यकाल नहीं होगा, और उनका कार्यकाल उसी दिन से शुरू हो जाएगा जिस दिन से उन्हें डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के द्वारा अपॉइंटमेंट जारी की गई है। अपॉइंटमेंट जारी करने के जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसी दिन से उनका कार्यकाल शुरू हो जाएगा। और सब सेक्शन 3 के अंदर कहा गया है वेयर द चेयरपर्सन और एनी मेंबर ऑफ द लोकल कमेटी कॉन्ट्राविंग द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 16। वो कहता है कि अगर चेयरपर्सन या कोई भी लोकल कमेटी का सदस्य इस एक्ट के सेक्शन 16 के प्रावधानों का अगर उल्लंघन करता है, या वो कोई किसी अपराध में कन्विक्ट कर दिया गया है, या किसी अपराध में उसकी इंक्वायरी चल रही है, या ऑफेंस किसी लॉ के द्वारा जो पर्टिकुलर लॉ वैलिड है उन लॉ के अंदर उसे ऑफेंस करार दिया गया, उस ऑफेंस से वो रिलेटेड है, या कहता है कि उसे गिल्टी ठहरा दिया गया है उस ऑफेंस के लिए, या उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग जो पेंडिंग है, ठीक है, या कोई अपने पद का वो पोजीशन का जो अब्यूज करता है,
ठीक है, तो ऐसे आदमियों को तुरंत चेयरमैनशिप से या मेंबरशिप से हटा दिया जाएगा और जो वैकेंसी है उसे नए मेंबर से नॉमिनेट करके फुलफिल की जाएगी और नए मेंबर के लिए भी वही प्रावधान होंगे इस एक्ट के जो पहले मेंबर अपॉइंट करने के प्रावधान होते हैं, उसी प्रावधानों के तहत उन्हें अपॉइंट किया जाएगा। सब सेक्शन 4 के अंदर कहता है कि चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ लोकल कमेटी अदर देन द मेंबर नॉमिनेटेड अंडर क्लॉज बी डी एंड सब सेक्शन I shall be entitled to such fees or allowance for holding the proceeding of local committee as may be prescribed। तो वो कहता है कि जो चेयरमैन है और मेंबर्स है लोकल कमेटी को, उन्हें उतना ही रेन्यूमरेशन, उतना ही उनको फीस दी जाएगी जितना कि लोकल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करते समय प्रिस्क्राइब किया गया है, उसी अनुसार उनको उसकी फीस और रेन्यूमरेशन दिया जाएगा। अब सेक्शन 8 है। 8 सेक्शन के अंदर कहता है ग्रांट एंड ऑडिट्स। इसके लिए ग्रांट्स कैसे मिलेंगी और जो ग्रांट्स मिली हैं उनका ऑडिट किस प्रकार से किया जाएगा। तो कहता है इसके पहले सब सेक्शन में कि सेंट्रल गवर्नमेंट में आफ्टर दी अप्रोप्रिएशन मेड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ इन दिस बिहाफ मेक द स्टेट मेक्स टू द स्टेट गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ सच सम ऑफ मनी एज द central government may think fit for being utilized for the payment of fees or allowances referred to in the subsection 4 of section 7। तो वो कहता है कि रेन्यूमरेशन के लिए, फीस के लिए ये जो है केंद्र सरकार जो है एक पार्लियामेंट संसद के अंदर कानून बना करके और उनके ग्रांट का जो है प्रावधान कर सकती है। और स्टेट गवर्नमेंट में सेट अप एजेंसी एंड ट्रांसफर द ग्रांट मेड अंडर सब सेक्शन I टू दैट एजेंसी। तो वो कहता है जो राज्य की सरकार है वह भी एक कोई एजेंसी का सेटअप करके उस एजेंसी के माध्यम से ग्रांट जो है ट्रांसफ़र कर सकती है, जिससे कि रेन्यूमरेशन और अन्य जो खर्चे चलाए जा सकते हैं चेयरमैन के और लोकल बॉडी के जो मेंबर है उनकी रेन्यूमरेशन दी जा सकती है। सब सेक्शन 3 के अंदर कहता है द एजेंसी शैल पे टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सच सम्स एज में बी रिक्वायर्ड फॉर द पेमेंट ऑफ फीस। तो जो स्टेट गवर्नमेंट ने एजेंसी नियुक्त की है वो एजेंसी जो है वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को वो फंड जो जरूरी फंड है उनकी फीस के लिए, मेंबर और चेयरपर्सन के लिए उनके लिए का प्रबंध करके वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को दे सकती है। अब सेक्शन 4 जो है वो कहता है द अकाउंट ऑफ एजेंसी रेफर्ड इन सब सेक्शन 2। तो वो कहता है जो स्टेट गवर्नमेंट ने एजेंसी बनाई है उसके जो अकाउंट्स हैं वो शैल बी मेंटेन्ड एंड ऑडिटेड इन सच मैनर एज में बी कंसल्टेशन विद द अकाउंटेंट जनरल ऑफ स्टेट। तो वो कहता है राज्य के अकाउंटेंट जनरल के दिशा निर्देशों के अनुसार ही उन अकाउंट्स को मेंटेन किया जाएगा और उनका समय समय पर ऑडिट किया जाएगा। और जो भी आदमी उन अकाउंट्स को हैंडल कर रहा है, जब राज्य सरकार मांगे तो वो आदमी उन्हें प्रस्तुत करेगा और उनका ऑडिट करवाएगा और ऑडिटेड जो कॉपी है और द अकाउंट्स टुगेदर विद ऑडिटर्स के पास उनको अकाउंट्स को ऑडिट करने के लिए वो लेकर